Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the same chapter, that is life in the tropical and subtropical region. As in the previous video we have already read about Amazon basin, its extension and location, climatic condition, flora and fauna. So in this video we will start from people and their economic activities. So here we will start from कि किस तरह से अमेजोन बेसिन के लोग रहते हैं और कौन कौन सी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो अमेजोन बेसिन की फॉरेस्टेड एरियाज में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं। तो इनका जो तरीका है रहने का, ये प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ है। बहुत पुराना ट्रेडिशनल जो तरीका था वही तरीका इनका आज भी है। ये अपना फूड हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग से ऑब्टेन करते हैं। मतलब आज भी ये हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं, फिर अपना फूड को ये इकट्ठा करते हैं। कुछ फॉरेस्टेड एरियाज को क्लियर कर दिया गया है और यहाँ पर ये लोग स्लैश एंड बर्न करके लैंड को, ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं और फिर कुछ सालों तक खेती करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उस जगह को कल्टीवेट करते हैं और जब प्रोड्यूस कम हो जाता है तो उस जगह को छोड़कर फिर किसी और जगह पर यही काम करते हैं। उस पर्टिकुलर जगह को साफ करते हैं, जंगलों को काटते हैं, जला देते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। सो दिस वे इज कॉल्ड द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इस तरीके को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो ये अमेजोन बेसिन में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं ज्यादातर इस तरह की खेती करते हैं। मोर एडवांस ट्राइब्स लिव इन स्मॉल विलेजेस। जो मोर एडवांस ट्राइब है, थोड़ी ज्यादा मॉडर्न है, ये ट्राइब्स छोटे छोटे गाँव में रहते हैं और इन लोगों ने अपने घरों को फ्लड वाटर से बचाने के लिए, अपने आप को फ्लड वाटर से बचाने के लिए इन्होंने अपनी झोपड़ियों को, हट्स को स्टिल्ट पर बनाया हुआ है। और थोड़ी थोड़ी जगह को जंगलों में साफ करके औरतें यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ग्रो करती रहती हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, बनानाज, यैम्स एंड मैनियॉक। ये यहाँ की औरतें कुछ चीज़ें ग्रो करती हैं। ट्राइबल, जितने भी ट्राइबल लोग हैं ये टर्टल्स के एग के बहुत शौकीन होते हैं और टर्टल्स का मीट और मंकी का मीट भी इन्हें काफ़ी पसंद होता है। रबर ट्रीज, यहाँ फॉरेस्ट में, अमेजोन फॉरेस्ट में रबर ट्रीज आपको स्कैटर दिखाई देंगे, बिखरे बिखरे कहीं कहीं रबर के ट्रीज आपको मिलेंगे। सेरिंगुएरोस जो लोग होते हैं ये रबर ट्रीज से लेटेक्स को इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में इसे यूजेबल रबर केक्स में कन्वर्ट करके इसे तैयार करते हैं। यहाँ पर जो मेन कैश क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, दोज आर कॉफी, कोकोआ, शुगर केन एंड मेज। कुछ एरियाज में यूरोपियंस ने प्लांटेशंस भी डेवलप किया हुआ है। सेटलमेंट्स यहाँ के स्मॉल हैं और स्कैटर्ड हैं, बिखरे बिखरे हैं, दूर दूर हैं और फॉरेस्ट से मिलने वाली जो लकड़ी है इसी को यूज करके यहाँ पर हाउसेस बनाए जाते हैं। कुछ फैमिलीज थैच्ड हट्स यानी घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहती हैं और इनका शेप बी हाइव के जैसा होता है। जैसे आपने हनी बी देखा है ना, हनी बी जिस चीज में रहती है उसे हाइव कहते हैं, बी हाइव, बिल्कुल उसके शेप जैसा इनकी झोपड़ियों का, हट का शेप होता है। बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे जो घर बने हुए हैं जिनकी छतें स्लैंटिंग रूफ हैं, यानी स्लैंटिंग रूफ इसलिए हैं ताकि जैसे ही रेनफॉल हो, बारिश हो, उसका पानी उस पर इकट्ठा नहीं होने पाए। तो ये अपार्टमेंट लाइक जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं इन्हें मलोका कहा जाता है। यहाँ के लोगों की लाइफ अभी धीरे धीरे काफी बदल रही है और जैसे जैसे ये यूरोपियंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे जो छोटे छोटे टाउन्स हैं ये रिवर बैंक्स के किनारे किनारे डेवलप हुए। जैसे इंडिया में बहुत सारे सिटीज जो स्टार्टिंग में डेवलप हुए वो रिवर बैंक्स के किनारे ही हुए, तो वहां पर भी बहुत सारे छोटे छोटे जो स्मॉल टाउन्स डेवलप हुए हैं वो रिवर बैंक्स के किनारे हुए हैं। अब ये ट्राइबल पीपल धीरे धीरे इन टाउन्स में काम को ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं और वहीं जाकर उन्होंने सेटल होना शुरू किया। मनोस, which was developed as a rubber collecting center along the Amazon River, is now a popular port for ocean liners। यानी मनोस नाम की जो जगह थी पहले ये रबर कलेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करती थी ये जगह, अभी ये अमेजोन रिवर के पास ही है ये जगह और ये अभी एक पॉपुलर पोर्ट बन चुका है। यानी यहाँ से लोग दूसरी जगह जाने के लिए इस जगह को इस्तेमाल करते हैं। बेलेम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे घर जो बने हुए हैं वो रेड कलर की इनकी छतें बनी हुई हैं और ये जो बेलेम जगह है ये चारों तरफ से बनाना और पाम ट्री से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। आज के टाइम पर बेलेम को पोर्ट ऑफ द अमेजोन रिवर कहा जाता है। पास्ट में अमेजोन रिवर एक वाटरवे था, एक ऐसा अकेला लिंक था वाटरवेज के थ्रू जो फॉरेस्टेड एरियाज को बाकी एरियाज से कनेक्ट करता था।
यानी और कोई तरीका नहीं था कि अगर आप जंगलों तक पहुंचना चाहते हैं, कोई अपने एरिया से जंगल तक जाना चाहता है तो सिर्फ उसे अमेजोन रिवर के थ्रू ही जाना होता था। लास्ट 50 ईयर्स में बहुत सारी रोड्स बनाई गई हैं। वो सारी रोड्स जो हैं हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट्स के साथ कनेक्ट करती हैं, यानी हम उन रोड्स के थ्रू, अब हमें अमेजोन रिवर के ही थ्रू नहीं जाना होता, अब हम रोड्स के थ्रू भी स्कैटर्ड सेटलमेंट्स तक पहुंच सकते हैं। जो दूर दूर जगह बनी हुई है, जहां दूर दूर लोग घरों में रह रहे हैं, वहां तक रोड्स के थ्रू पहुंचा जा सकता है। ट्रांस अमेजोन हाईवे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड लिंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोड लिंक है जो सारे एरिया को एक दूसरे से के साथ कनेक्ट करता है, एंड इट हैज मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन एसेसिबल। तो ट्रांस अमेजोन हाईवे की वजह से जितने भी जंगल के वो एरियाज हैं जो पहले इनएसेसिबल थे, अभी ये इसकी वजह से एसेसिबल हो चुके हैं और लोग उस जगह तक पहुंच चुके हैं। अमेजोन बेसिन में हाल ही के कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, मैसिव डिफॉरेस्टेशन किया गया, बहुत सारे पेड़ों को काटा गया, और इन पेड़ों के काटे जाने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कैसे हुआ? क्योंकि ये माना जाता है कि जो अमेजोन बेसिन है वहाँ के ट्रीज ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री माना जाता है। तो इतने सारे पेड़ों को काट देने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी थी वो डिस्टर्ब हुई है, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो गया। इन मेनी पार्ट्स द एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव टर्न इनटू अ बैरन लैंडस्केप। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत सारे पेड़ों के काटे जाने की वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट का वो हिस्सा आज के टाइम पर बैरन लैंडस्केप, एक बंजर जमीन बन चुका है। सो दिस वॉज अबाउट अमेजोन बेसिन। नाउ नेक्स्ट वी हैव taken an area from India that is the part of subtropical region, that is the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं अमेजोन बेसिन के साथ। तो इंडिया में जितने भी नदर्न प्लेन्स हैं, जो नॉर्थ इंडिया के जो मैदान हैं, वो मैदान वर्ल्ड के जितने भी फर्टाइल प्लेन्स की लिस्ट में आते हैं उनमें से एक है। यानी दुनिया में जितने भी मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स माने जाते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लैट प्लेन्स माने जाते हैं, और वो भी फर्टाइल की लिस्ट में आते हैं, उसमें से इंडिया भी एक है। तो ये जो प्लेन्स हैं इंडिया के नदर्न प्लेन्स जो हैं, ये हिमालयाज के साउथ में हैं, और ये वेस्ट में सतलज रिवर से शुरू होते हैं और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाके खत्म होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स इंक्लूड हैं, हिमालयाज भी इंक्लूड है, और सुंदरबन डेल्टा भी इसी में इंक्लूड है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जिसका हम नाम ले रहे हैं, दोनों रिवर से मिलकर बना है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर और इन दोनों के साथ जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज अपने साथ ये फाइन एलुवियम, अच्छी सी जो मिट्टी लेकर आती है, इसी एलुवियम से ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बना हुआ है। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा हिमालयाज में गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है, और रास्ते में जाते हुए भागीरथी और अलकनंदा रिवर गंगा को ज्वाइन करती हैं, और उसके बाद गंगा बनती है। गंगा इसके बाद मैदानों में पहुंचने से पहले हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती है, और गंगा दिल्ली से लेकर कोलकाता तक फैली हुई है। इसमें जिन एरियाज से गंगा होकर गुजरती है, तो इस पूरे बेसिन में हरियाणा के कुछ पार्ट्स, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश इंक्लूड है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जिसको हम साथ में नाम लेते हैं, तो गंगा बेसिन ब्रह्मपुत्र से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच है, थोड़ा ज्यादा एरिया को कवर करता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, मींस इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर ब्रह्मपुत्र बेसिन लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, ओरिजिनेट होती है। जब ये तिब्बत में बह रही होती है तो वहाँ इसे तसैंगपो रिवर के नाम से बुलाया जाता है। फिर उसके बाद जब ये इंडिया आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले, मिलने से पहले एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं, दोनों मिल जाती हैं, और ये दोनों रिवर्स मिलकर दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और शायद सबसे फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज सुंदरबन। इसे सुंदरबन कहा जाता है। तो सुंदरबन का जो मेजर पार्ट है, सुंदरबन डेल्टा का जो मेजर पार्ट है, वो अभी बांग्लादेश में है। तो हमारे पास थोड़ा सा ही पार्ट है, बाकी सारा पार्ट बांग्लादेश में है। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन। किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है, मीन्स एक पर्टिकुलर मॉनसून क्लाइमेट होता है, बहुत सारी बारिश इसी टाइम पर होती है।
इस टाइप के क्लाइमेट की ख़ास बात यह है कि इसमें गर्मियों में काफ़ी गर्मी होती है, वेट मानसून यानी बहुत सारी बारिश होती है, और ठंड में काफ़ी ठंड होती है। ज़्यादातर रेनफॉल मानसून सीजन में होती है, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ें तो बारिश यानी रेनफॉल धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, कम होती जाती है। कोस्टल एरियाज में और माउंटेन्स में क्लाइमेट काफ़ी प्लीजेंट होता है, यानी ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर नहीं होती। लेकिन जितने भी इंटीरियर पार्ट्स हैं यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स ठंड में बहुत ठंड और गर्मियों में बहुत गर्मी। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं तो वेजिटेशन एंड एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो फॉरेस्ट हैं ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस ज़्यादातर आपको मिलेंगे यहाँ पर, मीन्स ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जिसमें पेड़ एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन में अपनी सारी पेड़ों की पत्तियाँ 6 से 8 हफ्ते तक 6 to 8 वीक्स के लिए इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। इन पेड़ों से बहुत वैल्यूएबल टिम्बर काम की इम्पोर्टेंट लकड़ी मिलती है। साल, टीक, पीपल और बैम्बू जैसे इम्पोर्टेंट ट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। डेल्टा रीजन्स में आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट उसे कहते हैं जो सॉल्टी वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट आपको कुछ एरियाज में मिलेंगे, जैसे उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। ज़्यादातर इन जंगलों को काट दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और यहाँ पर खेती की जाने लगी है। यहाँ के जंगलों में बहुत सारे एनिमल्स भी हैं और यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई गई हैं। एलिफेंट्स, राइनोसेरस, टाइगर्स, डियर, मंकीज भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। डेल्टा रीजन्स में आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स भी मिलेंगे और बहुत सारी तरह की फिशेस भी आपको मिलेंगी, जैसे कि रोहू, कटला एंड हिल्सा यहाँ पर आपको मिलेंगी। People and their economic activities, we will cover this part in next video. Till then, take care, bye bye. Do keep watching my videos. Thank you and stay safe.